हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो इस एक्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक वुमेन ओरिएंटेड एक्ट है, जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें जानना है कि क्या क्या ऐसे एक्ट हैं जो इंक्लूड होते हैं इसमें। तो इस एक्ट को शुरू करने से पहले ना ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमें समझने के लिए हमें कहाँ आना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लॉज में चलते हैं, जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है, और वे उसी डेफिनेशन क्लॉज के सब क्लॉज सी में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। ठीक, तो इसको एक बेयर रीडिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका। तो इसको पढ़ के ये समझ में आएगा हमें। इसकी बेयर रीडिंग में ये है कि indecent representation of women means the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt, injure the public morality or morals. Okay? तो अब हम इसका मतलब समझते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब ये हुआ कि डिपिक्शन, ऐसा डिपिक्ट करना, ऐसा दिखाना, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, जिसमें कि उस वुमेन के फिगर को दिखाना, उसके फॉर्म को दिखाना, उसकी बॉडी के ऐसे कोई एक पार्ट को दिखाना, इन सच अ वे, इस तरीके से दिखाना कि ऑफ बीइंग इनडिसेंट, जो कि दिखने में अभद्र लगे, जो दिखने में सही ना लगे, और डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखें तो टू लोअर इन कैरेक्टर। ओके, जो कि किसी वुमेन के कैरेक्टर को लोअर कर रहा हो। और डेनिग्रेटिंग, जो डेनिग्रेटिंग, इसका मतलब हुआ कि टू ट्रीट एज अ वर्थलेस, जो कि वुमेन के को वर्थलेस दिखा रहा हो, किस इस तरीके से अगर आप डिपिक्ट कर रहे हैं। और इज लाइकली टू डिप्रेव, जो डिप्रेव कर रहा हो, करप्ट कर रहा हो, या इंजर कर रहा हो पब्लिक मोरालिटी को या मोरल्स को। ओके, तो सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इस तरीके का कोई डिपिक्शन करना जिससे ये समझ में आए कि ये एक तरीके का होता है ना, कि ऐसा कोई पिक्चर इस तरीके से डिपिक्ट करना जिसमें एक लस्ट की फीलिंग उभर के सामने आ रही हो, तो वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ओवरऑल इसका ये मतलब हुआ। और ये तो हमने समझ लिया। अब हम आगे चलेंगे, तो शुरुआत में चलते हैं एक्ट में। इसके प्रियम्बल को समझते हैं, इसके प्रियम्बल में क्या कहना चाह रहा है। प्रियम्बल ये कह रहा है कि एन एक्ट टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर और इन एनी अदर मैनर, और एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल थियरटो। तो ये एक्ट जो है किस लिए है, बेसिकली इस प्रियम्बल से हमें पता चलेगा। ये एक्ट इसलिए लाया गया है कि प्रोहिबिट किया जाए, रोका जा सके किसी भी तरह के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को जो वुमेन के बारे में की जा रही है, वो भी किसके थ्रू की जा रही है, या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू की जा रही है, या किसी पब्लिकेशन के थ्रू की जा रही है, राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग में, या फिर फिगर ऐसा कुछ बनाया जा रहा है जिससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इनडिसेंसी शो हो रही है। तो ये सारे जो एक्ट होंगे ना, वो इसके अंडर डील होंगे। तो ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है। अब हम आते हैं सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1 क्या कह रहा है, जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो ये कह रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक, ये टाइटल को बता दिया इन्होंने कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। दूसरा जो सब क्लॉज है, इसमें कह रहा है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे आप सब लोग अवेयर होंगे ना कि 2019 के बाद ऐसा कोई सीन नहीं है। अब सारे एक्ट, जो भी एक्ट हैं वो हर जगह लागू हो रहे हैं। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, वहाँ पे भी लागू होगा। फिर तीसरा आता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो ये फोर्स में कब आएगा, ये तीसरा ये बता रहा है कि ये एग्जीक्यूट कब हो रहा है, ऑपरेशन में कब आ रहा है, ये वर्क कब कर रहा है। तो ये फोर्स में तब आ रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे रही है ऑफिशियल गैजेट में। ओके, तो ये तो हो गया सेक्शन 1। अब हम आते हैं अगेन डेफिनेशन क्लॉज पे। तो उसमें क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज का जो सबसेक्शन 1A है, उसमें एडवर्टाइजमेंट की बात की गई। बेसिकली ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ना, इसमें A B C बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस एक्ट के लिए भी, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कह रहा है एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आ रहा है, इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाई मीन ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। तो ये जो डेफिनेशन है ना एडवर्टाइजमेंट की, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये तो जितना इसमें दिया है वो तो कवर होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिससे एडवर्टाइज किया जा रहा है वो भी इंक्लूड होगा। तो इसमें क्या क्या है, नोटिस के फॉर्म में है, सर्कुलर में है, लेबल में है, कोई रैपर में है या कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, और कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन कराया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट का, तो वो इसके अंदर आएगा। चाहे वो जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है ना वो किसके थ्रू हो रहा है, चाहे लाइट के थ्रू हो रहा है, साउंड के थ्रू हो रहा है, स्मोक के थ्रू या गैस के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर आते हैं हम बी पे। बी में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराया जा रहा है, सैंपल के थ्रू कराया जा रहा है, या तो फ्री हो रहा है, और अदरवाइज में क्या इंक्लूड है ना, पेड, या तो पेड करके कराया जा रहा है या फ्री कराया जा रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में आता है। फिर सी में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको एक्ट के शुरू में ही बता दिया था, वो है। फिर डी में लेबल दिया हुआ है, ई में पैकेज है, एफ में प्रिस्क्राइब्ड है। लेबल का मतलब वही कि एनी रिटन फॉर्म में हो, मार्क्ड हो, स्टैम्प्ड हो, प्रिंटेड हो, ग्राफिक मैटर हो, अफिक्स्ड हो, वो सारी चीजें आएंगी। पैकेज में क्या इंक्लूड होता है, बॉक्स होगा कार्टून होगा, सॉरी कॉटन होगा, टिन और अदर कंटेनर, ठीक, ये पैकेजेस में आ जाता है। और प्रिस्क्राइब का मतलब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, तो ये सारी चीजें डेफिनेशन क्लॉज में आती हैं। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो प्रोहिबिट कर रहा है सेक्शन 3, एक प्रोहिबिटरी काइंड ऑफ थिंग हमें बता रहा है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट को ही प्रोहिबिट किया जा रहा है जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हो किसी वुमेन का। तो उसमें क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल, यहाँ शैल टर्म का यूज हुआ है, ओके, तो नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश, ना तो वो खुद पब्लिश करेगा और ना ही किसी को पब्लिश कराएगा, और अरेंज, ना ही कोई ऐसा अरेंजमेंट करेगा, और टेक पार्ट, और ना ही वो किसी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा इन द पब्लिकेशन में और एग्जिबिशन काइंड ऑफ थिंग में, और किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट में विच कंटेन्स, जो ऐसा लगता हो कि वो इनडिसेंट हो, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हो किसी वुमेन का, ठीक। तो सेक्शन 3 बेसिकली ये प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर आप चाहे आप कोई प्री के एग्जाम में भी देखेंगे तो आपको सेक्शन 4 से क्वेश्चन मिलते हैं, और मेंस के लिए तो है ही। तो सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये भी प्रोहिबिट ही कर रहा है आपको, ठीक। इसका जो सब क्लॉज 1 है वो प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure which contains indecent representation of a woman in any form। तो वही चीज़ है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वही चीज़ इन्होंने सेक्शन 4 में रखी गई है कि कोई भी पर्सन इस तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा या फिर सेल नहीं करेगा या हायर नहीं करेगा किसी को, किसी और के थ्रू करा रहा हो ना, ऐसा भी केस होता है, ऐसा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना है, और ना ही वो सेंड करेगा कोई भी बुक को, पैम्पलेट को, पेपर को, स्लाइड को, फिल्म को, चाहे वो राइटिंग के फॉर्म में हो या ड्राइंग के फॉर्म में हो या पेंटिंग के फॉर्म में हो या फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, जिसके ऐसी चीज़ों में जिसमें ये ऐसा देखने में लग रहा हो कि ये एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, ठीक। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। लेकिन जब हम प्रोविजो की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। उसमें क्या है वो देखेंगे आगे पढ़ के। प्रोविजो में क्या दिया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, लेकिन जो प्रोविजो है वो, ये जो सबसेक्शन 1 है ना प्रोविजो वाला, सॉरी ये सेक्शन 4 का वो जो 1 वाला है, तो उसमें प्रोविजो में क्या किया, प्रोविजो में क्या बोल रहा है ये देखेंगे आगे कि एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर,
ऐसी चीज़ों पे नहीं अप्लाई होगा जो कि द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड, जिसको ये देख के लग रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है ना, एक पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है या फिर किसी तरह के अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक्ट इस एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होगा, तो वो उसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। जैसे क्या दिया है इसमें, ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, किसके इंटरेस्ट में है, वो साइंस के इंटरेस्ट में है या फिर लिटरेचर के इंटरेस्ट में है, आर्ट के इंटरेस्ट में है या साहित्य के इंटरेस्ट में है, ऐसा कहते हैं ना। और लर्निंग किसी लर्निंग के पर्पस के लिए रखा गया है वो चीज़, या बनाया गया है या उसको डिपिक्ट किया जा रहा है, तो वो इनडेसेंट नहीं माना जाएगा, ये एक एक्सेप्शन में आता है। और विच इज केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए गुड फेथ में वो चीज़ की जा रही है तो वो इनडेसेंट नहीं मानी जाएगी। ओके फिर इसका जो सब क्लॉज बी है उसमें क्या कह रहा है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, इनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंट और इन, ठीक, ऐसा भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो जो स्कल्पचर हो, इनग्रेव फॉर्म में हो, पेंटेड फॉर्म में हो ना। अब जैसे हम देखते हैं कि खजुराहो का टेम्पल वगैरह अगर आपने देखा होगा या फिर आप कभी विजिट किए होंगे ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पे इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स पे आप ऐसे स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, नेकेड नेकेड फॉर्म में मूर्तियाँ दिखने को मिलती हैं, तो वो इंडेसेंसी में नहीं आता है, ठीक। और इसका फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो देखते हैं कि एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट वन, जैसे मैंने आपको बताया ना एंशिएंट है, आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में है, कुछ भी ऐसा, तो वो इसके अंडर नहीं आएगा। फिर कोई टेम्पल है और एनी कार यूज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, तो वो भी इसके अंडर में नहीं आएगा। इनको इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, ये इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट को नहीं दिखाती हैं, ठीक। फिर सी कह रहा है कि एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इसको भी एक्सक्लूड किया हुआ है इस एक्ट के ऑपरेशन से, कि नहीं इस तरीके के अगर सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंडर में अगर ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंडर में नहीं आएंगी। तो सेक्शन 4 बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, अगर इसको हम समराइज करें, इसमें यही कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी अगर हम दिखाते हैं कि जैसा होता है ना कि आपने कभी एग्जाम्स सॉरी कोई बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी बायोलॉजी की, तो उसमें हम देखने को मिलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखा रहे हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन उठेगा ना कि क्या ये इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक साइंस के पर्पज से बनाया गया है, एक नॉलेज के पर्पज से बनाया गया है, तो वो इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर में नहीं आएगा। फिर और भी एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूँ इस सेक्शन 4 पे, तो ये भी हो सकता है कि हम देखते हैं ना कि किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि अगर किसी को एक कम्युनिटी को या पीपल को अवेयर करने के लिए होता है, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए अगर ऐसा कोई पैम्पलेट बना है, तो वो एक काइंड ऑफ अवेयरनेस है। अगर वो शो हो रहा है तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर आएगा, ठीक। तो ये सारी इम्यूनिटीज़ हमने इसमें पढ़ी, सेक्शन 4 पढ़ा, उसमें क्या क्या आ सकते हैं एक्सेप्शंस, वो पढ़ा। फिर नेक्स्ट आता है उसमें, नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें दिया है कि पावर टू एंटर एंड सर्च, तो इसमें इसको हम पढ़ते हैं। इसमें दिया है सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गजेटेड ऑफिसर authorized by the state government may within the local limit of the area for which he is so authorized। इसमें सर्च करने का पावर दिया गया है। इसमें कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है, सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब, किसके थ्रू प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज किया जा रहा है, किसके थ्रू, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज करेगी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ दैट एरिया, और उनको ये पावर दिया जाएगा क्या, कि एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में वो उसमें जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं विद सच असिस्टेंस, किसी की सहायता के साथ, इफ एनी अगर उन्हें किसी की जरूरत पड़ती है तो, ऐसे कंसीडर नेसेसरी, अगर लगता है कि ऐसा हाँ जरूरत है किसी की, तो वो अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं। एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव, ऐसे किसी जगह पे जिसमें उनको ये लगता है कि एक ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। बी क्या कह रहा है, सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी बुक,
pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure, which he has reason to believe contravenes any of the provision of this act. ऐसे किसी भी बुक को, पैम्पलेट को, पेपर को, स्लाइड को, फिल्म को या राइटिंग को या ड्राइंग को, पेंटिंग को, कुछ भी हो, उसको सीज करने का पावर दिया गया है उस गैजेटेड ऑफिसर को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था कि आप इस जगह पे जाके सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। बी ने ये कहा। सी कह रहा है कि एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड सीज द सेम इफ ही हैज रीजन टू बिलीव that it may furnish evidence of the commission of any offense punishable under this act। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, कोई अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट को अगर उसको मिलता है उस प्लेस पे तो एग्जामिन कर सकता है, उसे सीज कर सकता है और वो उसका एक रिकॉर्ड बना सकता है ऐसी ऐसी चीज़ों को जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल मानी जाती हैं। ठीक, फिर आता है प्रोविजो, इसका है। इसमें कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। लेकिन कोई ड्वेलिंग हाउस का मतलब हुआ जहाँ पे लोग रहते हों, वहाँ पे अगर किसी ऑफिसर को सर्च एंड सीजर करनी है तो उसको एक वारंट चाहिए होगा, वो बिना वारंट के ऐसे नहीं जा सकता। प्रोवाइडेड फर्दर, फिर से प्रोविजो में क्या कह रहा है, पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सेक्शन में बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग which contains any such advertisement including the content, if any of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or sellable value thereof। इसमें क्या कह रहा है, इसको मैं समरी में बता दूं। इसमें कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ें, ऐसा कोई आर्टिकल मिलता है जिसमें कुछ पार्ट इसके इंडिसेंट हैं, कुछ पार्ट इंडिसेंट नहीं हैं, तो ऐसे में उस गजेटेड ऑफिसर के पास पावर होगा कि वो होल आर्टिकल को सीज कर सकता है। ठीक, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये इंटीग्रिटी और उस वुमेन की डिग्निटी की या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हैं, वो उनको सीज कर सकता है। सारा का सारा सेपरेबल नहीं है ना, उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ पूरा का पूरा वो ले लेंगे और उसको सीज कर देंगे। सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall so far as may be applied to any search or seizure under this act as apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said code। इसमें ये कह रहा है ना कि जो सेक्शन 94 होता है आपका सीआरपीसी का, जैसा सर्च एंड सीजर का मेथड उसमें दिया हुआ है, सेम सर्च एंड सीजर का मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर 3 कह रहा है कि वेयर एनी पर्सन सीजेज एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी सबसेक्शन 1 ही शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर एज टू द कस्टडी देयरऑफ। अब इसमें कह रहा है कि अगर सपोज करिए आप एक गजेटेड ऑफिसर थे, आपको ये अथॉरिटी मिली थी कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप सर्च एंड सीजर करिए, तो आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, जो भी पैम्पलेट, जो डॉक्यूमेंट, जो भी ऐसी चीज़ें मिली, आप वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर देंगे और वो उनकी कस्टडी को ले लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट होता है पेनल्टी, सेक्शन 6। पेनल्टी क्या क्या दी हुई हैं, पेनल्टी में है एनी पर्सन हु कंट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 shall be punishable on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 1,000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term not less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupee but which may extend to 1 lakh rupee। ठीक है, पेनल्टी में अब इसकी पेनल्टी की बात की जा रही है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को कंट्रावेन करता है, उनके जो भी गाइडलाइन 3 एंड 4 में दिए हैं उनका वॉयलेशन करता है, तो ऐसे में अगर वो पर्सन पहली बार उसने अपना इस 3 एंड 4 का कंट्रावेंशन किया है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, उसको 2 साल तक की सज़ा मिलेगी और फाइन में उसको 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, पहले कन्विक्शन पे। लेकिन अगर यही सेम चीज़ उसने रिपीट करी, दूसरे इवेंट पे रिपीट करी या फिर सेकेंड टाइम उसने किया ये चीज़, तो वो जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है। वो क्या है, नॉट लेस देन 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा
लेकिन ये बढ़ के 5 ईयर तक भी जा सकता है, मतलब 6 से 6 मंथ टू 5 ईयर तक जा सकता है। और जो फाइन है नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, जो फाइन है वो 10,000 से कम का नहीं होगा, और ये बढ़ के 1 लाख तक भी जा सकता है। ठीक, तो ये है पेनल्टी प्रोविजन। फर्स्ट कन्विक्शन में क्या है एंड सेकेंड कन्विक्शन में क्या है वो आपको, सॉरी कन्विक्शन को फर्स्ट टाइम पे अगर वॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, सेकेंड टाइम पे वॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो सेक्शन 6 बात करता है। सेक्शन 7 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनीज के थ्रू अगर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं तो क्या होगा, इसमें देखिए, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, एवरी पर्सन who at the time of the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to proceed it against punished accordingly। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस अगर कंपनी के थ्रू की गई हो, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि उस कंपनी में काम करने वाले जो पर्सन होंगे ना वो लाइबल हो जाते हैं। वो कैसे होंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि ऑफेंस वाज कमिटेड, वाज इन चार्ज ऑफ, वो उस कंपनी के चार्ज में रहे हो या फिर उस कंपनी के काम के लिए उस कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते रहे होंगे उसमें उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो भी बिजनेस वगैरह चल रहा है तो उसमें जो काम कर रहा है पर्सन उसको चार्ज किया जाएगा, उसको इस एक्ट के अंदर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अगर कंपनी के थ्रू कोई चीज़ें हो रही हैं तो। फिर इसका प्रोविजो अगर हम बात करें तो प्रोविजो में कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ सच ऑफेंस। अब प्रोविजो क्या कह रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है, वो भी कैसा कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जैसे मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं प्रूफ कर देती हूँ कि नहीं ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके की एक्टिविटी हुई हैं, ये हमारे नॉलेज में ही नहीं थी, तो ऐसे में क्या होता है, हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, हम इसके अंडर प्रोसिक्यूट नहीं किए जाएंगे। तो ये तो इसका प्रोविजो हो गया। फिर दूसरा कहता है, दूसरा जो सेक्शन है उसमें कह रहा है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड, कोई भी ऑफेंस ऐसा इस एक्ट के अंदर कमिट किया गया है बाय कंपनी के थ्रू एंड इट इज प्रूव, और ये प्रूव हो जाता है कि ये ऑफेंस जो कमिट किया गया है विद द कंसेंट और कन्विंस और is attributable to any neglect or in any part director, manager, secretary or other officer of company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against and punishable accordingly। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये जो भी एक्ट हुए हैं वो उस कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी के नॉलेज में था, उनके कॉग्निजेंस में था, उनके कंसेंट के थ्रू हुआ हो, तो वो इनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उनको इस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको पनिश भी किया जाएगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंपनी क्या होगी एंड डायरेक्टर कौन होगा। ठीक, कंपनी में वही मीन्स एनी कॉर्पोरेट या फिर इंक्लूड करता है, फर्म भी इंक्लूड करता है इस कंपनी में, एंड अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, अदर एसोसिएशन है जो इंडिविजुअल का वो भी इनमें इंक्लूड होगा। और डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन है कंपनी एंड डायरेक्टर का, ये आप पढ़ के समझ जाएंगे। सेक्शन 8 में अब देखते हैं कि ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा ना कि कोई भी ऑफेंस है अगर वो कॉग्निजेबल है तो वो नॉन बेलेबल होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ऑफेंस किया जा रहा है वो कॉग्निजेबल तो है पर बेलेबल भी है। कॉग्निजेबल कैसा, मतलब ऐसा ऑफेंस जो सीरियस नेचर का होगा और विदाउट वारंट पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ये ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल भी है, बेलेबल भी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेक्शन 9 में देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो इसमें ना इम्यूनिटी दी हुई है पर्सन को जो इसके जो एक्शन लेते हैं वो कैसा, उसमें पढ़ते हैं इसका बेयर रीडिंग करते हैं तो इसमें हमें समझ में आएगा। इसमें लिखा है कि नो सूट prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or any state government or any officer of the central government or any state government for anything which is in good faith done or intended to be done under this act। तो इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को, अगर वो कोई भी एक्ट इसके अंदर करते हैं गुड फेथ में तो वो उनको इम्यूनिटी दी हुई है, उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन, उनके ऊपर कोई केस नहीं लगाया जाएगा।
क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है इस एक्ट के अंडर वर्क करने के लिए। फिर आता है इसका सबसे लास्ट सेक्शन, पावर टू मेक रूल। अब ये सेक्शन को अगर मैं बताऊं, इसको मैं समराइज कर देती हूँ, है काफ़ी बड़ा। इसका पूरा क्रक्स क्या है सेक्शन का, इसमें क्या रहा है, पावर टू मेक रूल। रूल मेकिंग पावर किसको है, तो रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में वो उस चीज़ को निकालेंगे कि इसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई रूल बनाना हो कुछ नया, तो वो इस एक्ट के थ्रू करेंगे। तो इसमें यही हुआ कि दिस सेक्शन एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सच रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, एट द अर्लीस्ट फॉर अप्रूवल विद मॉडिफिकेशन इफ एनी। वो कुछ भी रूल अगर बना रहे हैं ना, तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने ओके कर दिया वहाँ से, तो वो एक रूल बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पूरे एक्ट पे। तो ये टोटल हो गए 10 सेक्शन इसके, और ये एक्ट काफ़ी छोटा सा है, ये हमने आज ख़त्म किया। तो थैंक यू सो मच।